बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये खा लो वो खा लो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप अखरोट खा लो, अखरोट के अंदर बहुत ज़्यादा है, फिश में है, अलसी के बीज में है। आज चलो बात करते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हम पीछे 5 टॉपिक इसके पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9 का ये है हर्ब्स एज हेल्थ फूड, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके देख लें। इनमें से एक पक्का आता है, 100% आता है। और 10 टॉपिक दे रखे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बाद स्पिरुलिना है और सोया और गार्लिक है। ठीक है, तो 10 ये टॉपिक आपका कवर करा देते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन और थेरापेटिक एप्लीकेशन देना है। जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में ही जानना है, तो वो वीडियो को 50% भगा के थेरापेटिक एप्लीकेशन में जाए। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आर फाउंड इन फ्लैक्सीड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है भाई, फिश में और अलसी का बीज फ्लैक्सीड और डाइटरी सप्लीमेंट जो भी हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं, लाइक फिश ऑयल, तो उसमें पाया जाता है। तो देखो, आला, ईपीए एंड डीएचए आर 3 मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या है ये आला? देखो, आला की फुल फॉर्म होता है अल्फा लिनोलिक एसिड। ये इसलिए लिखवा दिया है कि हो सकता है मे बी एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, और तो उसमें आप ये एक नंबर में दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली आप आला, ईपीए और डीएचए भी इतना ही याद कर सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आला क्या होता है? आला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्सीड, सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल्स। ठीक है, और डीएचए एंड ईपीए आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश एंड सी फूड। मतलब आला जो है वो सोयाबीन और अलसी के बीज और कैनोला ऑयल्स, इस टाइप के चीज़ों में पाया जा रहा है। जबकि डीएचए और ईपीए ये कहाँ पर? फिश और समुद्री भोजनों में, मतलब कुल मिला के सी फूड में आ गया है, समुद्री जलीय तत्वों में पाया जा रहा है। तो आला बीइंग एन एसेंशियल फैटी एसिड। अब ये आला क्या करता है? एक एसेंशियल फैटी एसिड बनाता है। मतलब एसेंशियल फैटी एसिड, आप ये समझ लिए, एसेंशियल मतलब जरूरी, आवश्यक। तो जरूरी फैटी एसिड क्या है? जब हमारी बॉडी जिस फैटी एसिड की कमी महसूस करती है, जो हमारी बॉडी कुछ खाना पीना जो हम रेगुलर खा रहे हैं उससे वो फैटी एसिड नहीं बना पाती, तो हमें अपने सप्लीमेंट के रूप में बाहरी रूप से एसेंशियल अपनी फैटी एसिड लेना पड़ता है। उसी को एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ये ध्यान रखना, एसेंशियल वर्ड का यूज इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी नहीं बना रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, हमें बाहर से उसकी जरूरत है, आवश्यकता पड़ी है, हमें उसकी कमी पूरी करनी है, तो वो एसेंशियल हो गया। ठीक है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी। हाँ देखो, इसमें भी बोला है ना कि कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी के जरिए द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। दस वन शुड गेट इट फ्रॉम फूड्स एंड बिवरेज। तो हम उसको क्या करते हैं, फूड को या फिर पेय पदार्थ जो बाहर पैकेट बंद और वो मिलते हैं ना, बिवरेज वगैरह लिखा था, फूड एंड बिवरेज शॉप्स, तो वो उन पदार्थों के जरिए हासिल करते हैं। तो बॉडी कैन कन्वर्ट सम आला इनटू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईपीए। तो बॉडी क्या करती है, कुछ आला को एक बहुत छोटे से अमाउंट ईपीए में कन्वर्ट करती है एंड देन इनटू डीएचए, फिर उसको डीएचए में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपने देखा होगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। इसको हिंदी में बोलेंगे तो कोशिका झिल्ली, राइट? कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब सेल का एक मेंबर होता है, चैम्बर होता है, जैसे चैम्बर वर्ड नहीं होता, ऐसी मेंबर होता है। तो झिल्ली के रूप में एक कोशिकाओं ने आकार बनाया होता है, तो जो हमारे में वर्क करता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 क्या करता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमें चाहिए होता है। रेटिना, ब्रेन एंड स्पर्म सेल, देखिए हम हैव हाई डीएचए लेवल। हमारी बॉडी में सबसे ताकत कहाँ किसको जरूरत होती है? 3 भागों को सबसे ज्यादा ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इनका डीएचए लेवल बहुत हाई होता है। और क्यों? रेटिना, भाई हमारी आंखें सबसे बड़ी ताकत है। आंखों में इतनी शक्ति है, आंखों के भाव से देखकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक अलग हरकतें पैदा हो जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्कआउट हमारी आंखों का है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे में एनर्जी लेवल किसको चाहिए होगा? तो डीएचए लेवल हाई किसका है? रेटिना का। ब्रेन, दिमाग सोते हुए भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें डीएचए लेवल हाई किसका हुआ? ब्रेन का। तो किसको चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड? ब्रेन को। स्पर्म सेल का, मनुष्य का कहते हैं ना कि ब्रह्मचारी रहो, मर्दाना ताकत होती है, मनुष्य को अपना पुरुषार्थ बनाए रखना चाहिए, अपना स्पर्म नहीं गिराना चाहिए। तो उसके जो स्पर्म काउंट होते हैं और जो उसकी बॉडी में स्पर्म बनते हैं, वो
उसको बनाने में और उसको मजबूती प्रदान करने में उसका डीएचए लेवल हाई होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। अब ओमेगा 3 आर प्रोवाइड कैलोरीज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। भाई सिंपल सी बात है कि कैलोरी देगा तो कैलोरी कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में, है ना। तो दे आल्सो हैव मैनी फंक्शन इन द हार्ट, ब्लड वेजल्स, लंग्स, इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बहुत से फंक्शन हमारे हृदय से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, खून से, वेसल से। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, याद करने का सिस्टम आपको याद होगा। पहले ये भी देख लो, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है भाई। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादातर ऑयलों में पाया जा रहा है, ऑयल रूपी एक तत्व है जो हमें पाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हर्ब्स एज हेल्थ फूड के अंदर आता है, मोस्टली इसका काम ब्लड से, सर्कुलेशन से और हार्ट के आसपास हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाना, बढ़ाना, उसको नियंत्रण करना। क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहेगा तो आपको हांफा नहीं छूटेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा आपका। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो वाम, कफ और पित्त के रूप में आता है। जब हमारी बॉडी वाम, कफ और पित्त के रूप में ही एब्जॉर्व करती है कुछ भी, कोई भी न्यूट्रिशन, जब वो उसको एब्जॉर्व करना बंद कर देती है तो कफ जमने लग जाता है, वाम और पित्त पैदा होने लग जाता है, तो वो हमें बीमारी दे देती है। और जब हम उसको डाइजेस्ट कर ले देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और तो वो आपस में जब वो बट बुटा के न्यूट्रिशन इधर उधर प्रोवाइड करके और एक्सक्रीट हो जाता है, तो ये समझ लो कि तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसी ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आता है, मोस्टली आप लोग जानते हैं कि एक ऑयली तरह का चीज़ है। जैसे मान लीजिए अगर अखरोट बोला तो अखरोट में भी एक तेल तेल छोड़ता है, फिश है, फिश ऑयल में, फिश में तो ऑयली प्रोडक्ट है, ऑयली प्रोडक्ट हो गया तो हार्ट से रिलेटेड हो गया। तो मोस्टली ये बात है आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। दे आल्सो हैव मैनी फंक्शन इन द हार्ट, ब्लड वेसल्स। वेसल्स आप समझ गए, जो जिसमें ब्लड सर्कुलेट ट्यूब हो रहा है, जैसे मोस्टली मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है, नसों से जुड़ी हुई सारी मांसपेशियों का सर्कल, ठीक है। लंग्स, इम्यून सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम। एंडोक्रिन सिस्टम होता है, अब ये एचएपी का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी एचएपी में आगे आपको पूरा डिस्क्राइब में बता दूंगा। एंडोक्रिन सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे हार्मोन जो रिलीज हो रहा है और जो हार्मोन जहां प्रिपेयर हो रहे हैं, जो हार्मोन को सर्कुलेट कर रहा है या उसका पूरी निगरानी रख रहा है, वो एंडोक्रिन सिस्टम है, ठीक है। इतना छोटा मोटे मोटे रूप में आप ये समझ लीजिए। आ जाओ, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ आला। तो रिकमेंड कितना है कि 12 महीने तक के बच्चे को 0.5, 1 से 3 साल 0.7, 4 से 8 साल 0.9, 9 से 13 साल 1.2, और वही अगर लड़की है 9 से 13 तो 1 ग्राम। टीन बॉयज 14 से 18 है तो 1.6, और वही टीन गर्ल्स है 14 से 18 तो 1.1, मैन है तो 1.6 और वुमन है तो 1.1 ग्राम, ठीक है। बात करते हैं प्रेग्नेंट टीन्स की एंड वुमेन की। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो 1.4 ग्राम, और ब्रेस्ट फीडिंग टीन एंड वुमेन है तो 1.3 ग्राम। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग जब वो करती हैं तो मोस्टली माँ का दूध होता है जो उसके अंदर पूरी न्यूट्रिशन को कवर करके रखता है, बच्चा उसको खींच लेता है, तो माँ को वीकनेस और कमजोरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ऐसी चीज़ों का। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप खाएंगे तो ताकत से भरपूर है। ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों को, रेटिना, ब्रेन और स्पर्म सेल को काउंट कर रहा है ना, तो ध्यान इस चीज़ को नोटिस करिए। तो आज के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें, लेकिन एक चीज़, ये सब चीज़ें हैवी होती है, बहुत स्लो मात्रा में, बहुत धीरे धीरे और बहुत गैप दे के खाना चाहिए, ताकि बॉडी वाम, कफ और पित्त के रूप में उतरकर डाइवर्ट हो जाए और कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज वो रोग भी पैदा कर देगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिश, सी फूड, नट्स, सीड्स, प्लांट ऑयल, फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड आप समझ रहे हैं, जो फूड को हम बना के, अगर वो कहना योगर्ट, योगर्ट ले लो, ये ले लो, जूस बना के दे रहा है डब्बा बंद, मिल्क बना के दे रहे हैं, सोए बना के दे, सोए हो गया, सोयाबीन को ही सोए बोलते हैं, ग्रीक वर्ड सोए है, राइट। इसमें कंफ्यूज मत ना, सोए जो लिखा है सो भाई ग्रीक वर्ड है सोयाबीन का, हम इसे सोए बोलते हैं, और बिवरेज एक्सेट्रा, ठीक है। आ गया ये थेरापेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो भाई सिंपल सी बात है, जब हृदय से जुड़ा हुआ है, हार्ट वार्ट को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट पार्ट के आपस के पास के नसों वसों को और ब्लड सर्कुलेशन को देख रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को तो ठीक करेगा ही। और मोस्टली जितने भी हैं सब में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। अब रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ इन ए पर्सन विद ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये क्या कह रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो होता है, लेकिन उसके जरिए इसके मरने की संभावना जो हो रही है, उस रिस्क को ये क्या करता है, कम कर देता है। द रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू एबनॉर्मल हार्ट रिदम। जब एक इंसान के हृदय की गति बहुत एबनॉर्मल केस में चल रही है, वो हाँप रहा है, अजीब तरीके की बिहेवियर कर रहा है, ऐसे केस में लग रहा है कहीं अपने प्राण ना छोड़ दे, ऐसे ऐसे सडनली जो कार्डियक फंक्शन जो हो गया, कार्डियक वर्ड आप यूज करिए, मैं समझ रहा हूँ ना, हृदय से बार बार बता चुका, आपको याद रखना, ठीक है। तो ऐसे में जो सडनली डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम लोग उसको प्रोवाइड करके बचाने का काम करते हैं। अब फोर्थ की बात करें, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय प्रिवेंटिंग ब्लड प्लेटलेट्स टू क्लम्प टुगेदर। क्या करता है,
ब्लड में खून के थपके जमते हैं। जब खून का थपका, खून मोटा हो गया, ठीक है, कहते हैं आप जैसे डिस्प्रिन बैन लगा दी थी। आपको मालूम है डिस्प्रिन बैन क्यों लगाई थी? क्या डिस्प्रिन हार्ट के मरीजों के लिए वरदान है। अब क्यों बैन लगाई? मोस्टली लोग डिस्प्रिन ले लेते थे, और डिस्प्रिन खाने के बाद आपका ब्लड बहुत पतला हो जाता है। मान लो कहीं आपकी बॉडी में कहीं कट लग गया, मान लो आप स्टूडेंट्स हैं तो यार दोस्तों में लड़ाई हो गई, आपके पैर कट गया, कहीं पैर में हल्का सा कट लग गया तो वहाँ से ब्लड बह रहा है, तो डिस्प्रिन खून को इतना पतला कर देता था कि जहाँ पर कुछ मिलीलीटर अगर खून बहना है, वहाँ पर उससे 3 टाइम्स मोर खून बह जाएगा। ऐसे में इंसान के चांसेस बहुत ज़्यादा खतरा होता था। तो डिस्प्रिन को इसलिए बहुत बार बैन कर दिया गया, अब उसमें सॉल्ट चेंज कर दिया। तो समझ रहे हैं बात को? अब आ जाओ काम की बात पे। तो ये क्या कह रहा है कि ब्लड क्लॉट जो मोटे मोटे थपके जमने लग जाते हैं, और प्लेटलेट्स ही काउंट होते हैं ना, कि इंसान जब डेंगू बीमारी हो गया या चिकनगुनिया हो कुछ हो गया, तो ऐसे में जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं जो एक दूसरे से क्लंपिंग किए रखते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट्स पड़ते हैं, उसके रिस्क को ये घटा देता है। द लोअर ट्राइग्लाइसराइड levels by slowing the formation rate in the liver, because high blood pressure level of triglycerides increase the risk of heart disease. देखो, लीवर में एक फॉर्मेशन रेट काउंट हो रहा है, फॉर्मेशन रेट, ठीक है, किसका? ब्लड लेवल का। और वो ब्लड लेवल ट्राइग्लाइसराइड बनाता है। ट्राइग्लाइसराइड जो होगा वो क्या करेगा? हमारे हार्ट की बीमारी के रिस्क को बढ़ा देता है। ऐसे में ये क्या करेगा? द लोअर ट्राइग्लाइसराइड लेवल बाय उसकी फॉर्मेशन रेट को स्लो करके। अब बात करते हैं कि दे स्लो डाउन द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द बॉडी इन्फ्लामेटरी। ये क्या करेगा? जो सब्सटेंस प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी इन्फ्लामेटरी में, एक सेकेंड, इधर आ जाओ। दे स्लो डाउन द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द बॉडी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। यानी बॉडी के अंदर जब आप जानते हैं कि ब्लड रुक रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, अजीब अजीब हो रही है, जलन सी कुछ आ रही है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में अजीब तरह की सूजन, अंडे की तरह, फोड़े की तरह फूलना शुरू हो जाता है। अंदर लीवर में सूजन हो जाता है, कहीं और सूजन हो जाता है। तो इस तरह के जो जितने भी लफड़े हैं ना, उसको स्लो डाउन कर देता है। अब आ जाओ 7th, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ HDL। ये HDL के लेवल को बढ़ा देता है। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। 8वां बात करते हैं लोअर डाउन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, आसान है। अब आ जाओ स्पिरुलिना। भाई ये नाम बड़ा सोच समझ के चुना गया है, स्पिरुलिना। अगर इसको हिंदी की तरह पढ़ें तो, या दूसरे फॉर्म में पढ़ें तो स्पाइरुलिना। यानी स्पाई मतलब छुपी हुई, रू मतलब रूहानी, लीना है ऐसी रूहानी ताकत ले रखी है। तो ध्यान रखो, ये माना जाता है कि 1000 किलो फल और सब्जियों में जो चीज हमें प्राप्त होती है वो सिर्फ 1 किलो स्पाइरुलिना हमें वो चीज दे देता है। समझ गए? ऐसा माना जाता है और ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसा फार्मा इंडस्ट्री बोलती है। और इसकी खेती करने वाले आप लोग अपना यूट्यूब पे चेक करो, बहुत से लोग दिखाएंगे कि लाखों कमाओ, 1 लाख रुपए लगाओ, 40 लाख कमाओ, ऐसे लिख रहे हैं। क्योंकि इंडिया में अभी इसका प्रचार प्रसार कम है, लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को। और जिनको पता है वो चुपचाप अपनी मेडिसिन बना रहे हैं और अपना उसके शो के वो कर रहे हैं और इसके नाम को उजागर नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन और थेरापेटिक पढ़ना है तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। प्रोड्यूस कहाँ होता है? लार्ज आउटडोर पॉन्ड्स में, बाहर एक पोखरा कहते हैं, पोखरा झील है, छोटा तालाब। तो लार्ज आउटडोर पॉन्ड्स में अंडर कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन के अंडर। कंट्रोल कंडीशन होती है ना कि भाई मौसम वेदर ऐसा होना चाहिए, हर जगह नहीं हो सकता। तो उस तरीके के वेदर में और उस तरह के मौसम में, अब जैसे गेहूं का फसल का सीजन अलग होता है तो उस समय गेहूं लगाया जाता है, प्याज का जब होगा प्याज लगाओगे, धान का जब होगा धान बैठाओगे, तो ऐसी सबका कंडीशन एक अलग अलग होता है। तो स्पाइरुलिना इज ए माइक्रोस्कोपिक, बहुत सूक्ष्म रूप में क्या है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम। मतलब फिलामेंटस क्या हो गया? जो कि खुद के लिए ऐसे धागेदार, फिलामेंटस हो गया धागेदार। साइनोबैक्टीरियम का मतलब हो गया जो खुद के लिए स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, इस टाइप के बहुत सूक्ष्म रूप, बहुत छोटे छोटे। स्पाइरुलिना प्लेंटिसिस और स्पाइरुलिना मैक्सिमा, ये 2 रूप में होते हैं, ठीक है। एक प्लेंटिसिस और मैक्सिमा के रूप में, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। और एक प्लेंटिसिस इज फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, और मैक्सिमा कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अमेरिका में। क्लियर है? मतलब स्पाइरुलिना प्लेंटिसिस इज फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया एंड मैक्सिमा इज फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका। अब पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं। पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्पाइरुलिना आर मेनली ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशंस विच इंक्लूड,
क्या कह रहा है, इसके केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात करें जो क्या हेल्थ बेनिफिट है, तो ये इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स है, स्पेशली आयरन है, एसेंशियल फैटी एसिड है और विटामिन है एंड पिगमेंट है। पिगमेंट 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 आप समझ रहे हैं, पिगमेंट इन द सेंस कहें हम रंग द्रव्य, एक ऐसा रंग मान लो, कलर मान लो, ठीक है। कलर होते हैं खाने वाले कलर, बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो भी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसको पूरी डिटेल दूंगा पिगमेंट पे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि कलर की रंग वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। तो देखिए आगे आ जाओ। 3 मेजर बायो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ स्पिरुलिना: प्रोटीन, फाइकोसाइनिन, सल्फेटेट पॉलीसैकेराइड्स एंड गामा लाइनोलिक एसिड, ठीक है। ये बायो एक्टिव कंपोनेंट है स्पाइरुलिना में 3। स्पाइरुलिना सप्लीमेंट्स हैज इम्यूनो मॉड्यूलेशन एंड एंटीवायरल इफेक्ट्स। इम्यून को सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देना और वायरल के इफेक्ट को एंटी हो जाना, वायरल, ठीक है, एंटीवायरल इफेक्ट दे देना। क्लिनिकल एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस क्या कहते हैं भाई, जो क्लिनिक वगैरह हैं उनका क्या कहना है, डज नॉट इंडिकेट ए सीरियस रिस्क ऑफ हेल्थ। वो कहते हैं कि ऐसा कोई उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि इसकी वजह से कोई शरीर को रिस्क हो सकता है। और अदर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, और जो सामाजिक जितने भी पब्लिक है उसमें हेल्थ में भी उन्होंने भी बोला है ड्यू टू स्पाइरुलिना। दोनों रूप से हमें अभी इसकी नेगेटिव रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ स्पिरुलिना के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन है, पहला हम बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ स्पिरुलिना, पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के बारे में 2 शब्द बोलते हैं। तो प्रोटीन में क्या बोलता है स्पिरुलिना, प्रोटीन्स आर कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब कोई फलाना फलाना टाइप के हजारों जो प्रोटीन्स हैं, इस मतलब आप कहते हैं कि स्पिरुलिना अगर आप ले रहे हैं तो आप एक कंप्लीट प्रोटीन है जी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपको एक प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, हाँ जी क्या लूँ, इसमें भी प्रोटीन है उसमें भी प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन लूँ। तो वो ये कह रहा है कि ये कंप्लीट है, ठीक है। और सिंस ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड आर प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जितनी भी आवश्यक एमिनो एसिड है जो कि ब्लड में ब्लड और प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो इसमें प्रेजेंट है। इन द प्रोटीन कंटेंट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सोयाबीन्स एंड मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मीट एंड फिश। इसके प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सोयाबीन, यानी सोयाबीन में जितना प्रोटीन पाया जाता है उससे दुगना इसमें पाया जाता है। एंड मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मीट एंड फिश, और मीट और फिश में जितना पाया जाता है उससे 3 गुना इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब लिपिड्स की बात करते हैं। अराउंड 5 to 6% ऑफ लिपिड कंटेंट्स इज फाउंड इन स्पिरुलिना दैट मेनली इंक्लूड एसेंशियल फैटी एसिड कंपोज्ड ऑफ गामा लिनोलिक, कहाँ गया, हाँ एसिड, GLA, जिसे GLA भी बोलते हैं, एज वन ऑफ द बेस्ट नॉन सोर्स ऑफ GLA आफ्टर ह्यूमन मिल्क, ठीक है। सिंपल है, 5 से 6% इसका लिपिड जो कंटेंट होता है, इसके लिपिड की बात करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, इस फाउंड इन स्पिरुलिना, जो स्पिरुलिना में 5 से 6% लिपिड कंटेंट है, वो मेनली क्या इंक्लूड करके रखता है अपने पास, फैटी एसिड है जिसमें विटामिन F है, और गामा लिनोलिक एसिड है जिसे हम GLA भी कहते हैं, एज वन ऑफ द बेस्ट नॉन सोर्स ऑफ GLA आफ्टर ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क के बाद अगर GLA का कोई बेस्ट सोर्स है तो वो ये है स्पिरुलिना। अराउंड 40% ऑफ द फैट हैव ग्लाइकोलिपिड्स इंक्लूडिंग सल्फोलिपिड्स। 40% के करीब जो इसका फैट कंटेंट है वो क्या करेगा, ग्लाइकोलिपिड होता है उसमें, और वो सल्फोलिपिड इंक्लूड करके रखता है तकरीबन 2.5%, विच हैव एंटी HIV एक्टिविटी, जिसमें एंटी HIV एक्टिविटी है, यानी HIV के जो केसेस होते हैं उस एक्टिविटी, जो HIV हमारे अंदर होने वाला है या वो नकारात्मक पर देना है तो उसका अगेंस्ट काम करके उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। इन स्पिरुलिना कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड रेमनोस। अब देखो ये ग्लाइकोजन एंड रेमनोस ये क्या मतलब हुआ बताता हूँ। देखो ग्लाइकोजन विच आर एसेंशियल डाइजेस्टिबल आर रिक्वायर्ड लेस इंसुलिन, बताता हूँ। देखो जो रेमनोस है 2 फॉर्म में आया, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी रूप में 2 रूप में कन्वर्ट हो गया, एक ग्लाइकोजन एक रेमनोस। रेमनोस ने क्या किया, जो हमारे इजीली डाइजेस्टिबल और इंसुलिन के लिए जो लेस इंसुलिन के लिए जो जरूरत थी उसमें वो कन्वर्ट हो गया, वो अपना काम करने लगा। लेकिन ग्लाइकोजन क्या हुआ, एक जगह जाके स्टोर हो गया,
वक्त आने पे जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ी हमारी बॉडी में, इस समय हम कहीं पर हैं, तो ग्लाइकोजन ने वहां पर एनर्जी में कन्वर्ट पर दे दिया अपना। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है और रेमनोस वहां पे डाइजेस्टिबल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन एंड मिनरल की बात करते हैं तो इट इज कंसाइडर्ड टू बी द रिचेस्ट होल फूड ऑफ प्रोविटामिन ए, बी कैरोटीन। प्रोविटामिन ए में नाम इसका होगा बी कैरोटीन। ठीक है, बी कैरोटीन क्या है? प्रोविटामिन है। ठीक है, विटामिन से भी ऊपर प्रोविटामिन ए। ठीक है, विटामिन बी जिसको हम थायमीन कह सकते हैं। ठीक है, और विटामिन B12, राइबोफ्लेविन एंड B3, नाइसिन, हैविंग मोर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। Vitamin present in the spirulina are B1, B2, B3, B6, B12 and E3. Around 3 to 6% of spirulina is the mineral content. 3 से 6% होता है। ठीक है, 3 से 6% जो स्पिरुलिना का पार्ट है उसमें मिनरल भी होते हैं। इन विच आयरन इज द मेजर एलिमेंट, जिसमें आयरन जो होता है वो मुख्य एलिमेंट है। आयरन प्रेजेंट इन द स्पिरुलिना कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजिली अदर देन नेचुरल आयरन। जो इसके अंदर आयरन होता है वो जो नेचुरल आयरन, जो प्राकृतिक आयरन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद फाइकोसियानिन। ठीक है, जो इसका सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है फाइकोसियानिन के साथ, उसकी वजह से, उस नेचर की वजह से ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है ये फाइकोसियानिन? एंटी कैंसर होता है एंड इम्यूनी बूस्टर का काम करता है, जो हमारी बॉडी में एक बनता रहता है। अब मिनरल्स की बात करें, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इसी के साथ। ये स्पिरुलिना का टॉपिक फिनिश। एंटी कैंसर है भाई, सिंपल सी बात है। जब ब्लड या कहीं भी जाएगा, और कैंसर मुंह में भी होते हैं, दांत में भी होते हैं, सर में भी होते हैं, कान में, टांग में, हर कहीं भी हो सकता है। जिस भाग में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, उस भाग की मांस का टुकड़ा सड़ने लग जाए, पॉइजन क्रिएट करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड कैंसर। वो एरिया कैंसर हो जाता है। तो इसलिए कैंसर तो हर जगह यूज कर सकते हो इस वर्ड को भी। ठीक है, और वो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रूप में भी बात कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए, एंटी कैंसर लिख लो, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने बताया था ना इसका बड़ा, कि ऑक्सीजन को डेंट लग गया या ऑक्सीजन मर रहा है, यहाँ पे उस सेल को जिंदा रखने के लिए उसकी जरूरत होती है, तो उसका अगेंस्ट काम करके एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करा है। ठीक है, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करा है। एंटी HIV एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऐसी कॉमन वाली लिख दोगे सब में, वो तो ठीक है। एक आधा जब आप ऐसी लिखोगे कि भाई ठीक है ये उसमें भी हो जाता है, उसमें भी हो जाता है, हम स्पिरुलिना ही क्यों ले, तो आप लिख दोगे कि एंटी HIV एक्टिविटी। सामने वाला खुश, दो भाई नंबर दे दो उनको, 3 नंबर दे दो। करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होगा कि भाई न्यूट्रिशन का गोदाम, हमको जो भी चाहिए उन, भाई इसको 10% प्रोटीन चाहिए, भाई इनको 20% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हाँ भैया इस वाले सेल को इतना विटामिन चाहिए। तो ये जो करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, इफेक्ट ऑन डायबिटीज, अनेमिया, कार्डियक डिजीज, कार्डियक आ गया ना वर्ड, और एंटीवायरल इफेक्ट्स, एंटी एजिंग इफेक्ट्स। ठीक है, एजिंग समझ रहे हैं, एज से रिलेटेड। देखिए शब्द में ही छुपा होता है, एज से रिलेटेड, यानी उम्र ढलने लग जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, तो एंटी एजिंग का काम करता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, नहीं मन करता तो मत करो। मैं वीडियो इसी तरीके से बनाना भी बंद कर दूंगा भैया, मजा नहीं आ रहा है यार। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इतनी मेहनत लगती है। किसी से कम पढ़ाता हूं या किसी से